बहन अपने माता पिता तुलसी और नकुल के साथ रहते थे। गांव तालाब के किनारे था, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में वहां अक्सर मच्छर की समस्या हो जाती थी, जिससे निपटने के लिए नकुल एक मच्छर मारने वाला रैकेट ले आता है। दोनों बच्चे रैकेट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, क्या रैकेट लेकर आए हो? इससे मच्छर मारने में तो मजा आ जाएगा। हाँ भैया, देखो ना, चिट चिट की आवाज भी आ रही है जब हम मच्छर मार रहे हैं। दोनों को रैकेट से खेलते देख नकुल हंसने लगता है और बोलता है, देखो तुलसी, दोनों बच्चों को इन्होंने तो इस रैकेट का खेल बना लिया। लगता है आज घर के अलावा पूरे मोहल्ले के मच्छर मार डालेंगे। तुलसी नकुल पर गुस्सा होते हुए बोलती है, आप भी ना कुछ ले आते हो और मेरी जान को आफत में डालते हो। जब से ये मच्छर भगाने वाला रैकेट लेकर आए हो, ये दोनों कुछ खा नहीं रहे, बस खेले जा रहे हैं। तुलसी, नकुल और दोनों बच्चे इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें छत से बैठकर देख रहा है। दरअसल नकुल जब से मच्छर मारने वाला रैकेट लेकर आता है, उसे उसकी छत पर बैठी चुड़ैल देख लेती है। अरे वाह, ये रैकेट तो कमाल का है। मैं भी इसी जैसा रैकेट बना लेती हूँ और उससे इंसानों का शिकार करूंगी। मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से एक बड़ा सा मच्छर मारने वाला रैकेट बनाकर गांव से आने जाने वाले रास्ते में बनाकर खड़ा कर देती है और अपने शिकार का इंतजार करने लगती है। अरे क्या हुआ, कहीं गांव वालों को मेरी योजना का पता तो नहीं चल गया? इतनी देर हो गई, कोई भी शिकार नहीं आया। तभी वहाँ से एक शराबी, जिसका नाम पुत्तन होता है, अपने दोस्त नत्थू के साथ वहाँ से गुजरता है। पुत्तन रास्ते में रैकेट देखकर रुक जाता है और बोलता है, अरे ये का है भाई, इतना बड़ा बिजली का खंबा कौन रख दिया? अच्छा हुआ हमारे गांव के कुत्तों ने नहीं देखा, नहीं तो इसे पूरा गीला कर देते। तभी कहा है भैया, आपसे न दारू झेली नहीं जाती, समझे? अरे ये बिजली का खंबा नहीं है, ये तो कोई गिटार है। रुको, हम अभी तुमको कर्ज फिल्म की धुन सुनाते हैं। ऐसा कहकर नत्थू उस रैकेट की तारों को छू लेता है, लेकिन जैसे ही तारों को छूता है, वो रैकेट से चिपक जाता है और थोड़ी ही देर में करंट लगने से मर जाता है। ये देखकर पुत्तन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे गाँव वालों, अरे कोई बचाओ! देखो, इस बिजली के खंभे से करंट निकल रहा है और नत्थू को मार रहा है। अरे दरवाजा खोलो और कोई बचाओ! पुत्तन की आवाज सुनकर पास ही के घर में रामू और उसकी पत्नी कम्मो उठ जाते हैं। रामू कम्मो से बोलता है, अरे कम्मो, यह तो पुत्तन की आवाज लग रही है, लगता है वो किसी संकट में है। रामू की बात सुनकर कम्मो बोलती है, आप भी ना किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो? अरे वो शराबी है, ज्यादा चढ़ गई होगी, चलो अब चुपचाप सो जाओ। कम्मो की बात सुनकर रामू भी सो जाता है। उधर पुत्तन चिल्लाता हुआ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब पुत्तन को होश आता है, वो सरपंच के पास जाता है और बोलता है, अरे सरपंच जी, गजब हो गया गजब। कल रात हमने बहुत विशाल खंबा देखा जो तारों से बंधा था, और जैसे ही मेरा दोस्त नत्थू खंबे के पास गया, उस खंबे ने उसे अपने पास खींच लिया और वो मर गया। नत्थू मर गया? लगता है तुम दिन में भी पीने लगे हो पुत्तन। और अगर तुम्हारा दोस्त नत्थू मर गया है, तो फिर ये कौन है? जैसे ही सरपंच अपनी बात पूरी करता है, नत्थू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नत्थू हंसने लगता है और बोलता है, पुत्तन भैया, हम रात में ही तुमको बोले थे कि ज्यादा मत पिया करो। कल रात को हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही हमें छोड़कर भागने लगे थे। क्या बकवास कर रहे हो नत्थू? तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हें एक जाल जैसी चीज ने पकड़ लिया था और तुम उसमें चिपक गए थे, फिर मर गए। तब तक कुछ और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और पुत्तन की बात सुनकर क्या पुत्तन भैया? अरे भैया, जाल जैसी चीज क्या होता है?
तुम भी ना झूठ बोल रहे हो। सीधा बोलो ना, किसी औरत ने इस नथुआ को पकड़ लिया था और फिर भी ये बचकर आ गया। ठीक है, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई गांव के सामने ला कर रहूंगा। हाँ। ऐसा कहकर पुत्तन वहाँ से चला जाता है। उधर उसी रात फिर से गांव में वही विशाल रैकेट फिर से आ जाता है और गांव वाले उस रैकेट से चिपक जाते हैं और करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन गांव वालों को उनकी लाश मिलती है। फिर गांव वाले उन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद तो मानो हर रोज गांव में लाशें मिलना आम बात हो गई थी। वाह, इस रैकेट से इंसानों को मच्छर की तरह मारने में बड़ा ही मजा आ रहा है। जब वो पट पट करके जलते हैं तो इस कलेजे में बड़ा सुकून मिलता है। एक रात रामू खेतों में काम करने के लिए घर से निकलता है। तभी कम्मो उसे कहती है, अजी आपका जाना जरूरी है क्या? देखो ना गांव में कितना बुरा माहौल चल रहा है। कम्मो की बात सुनकर रामू हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना कम्मो, इतना घबराने कब से लगी? अरे हम किसान हैं, किसान। खेतों में काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ। ऐसा कहकर रामू अपने घर से खेतों की ओर जाता है। तभी रामू को खेतों में एक जाल सा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। रामू जाल के पास पहुंचकर सोचता है, अरे ये तो मच्छर मारने वाला रैकेट लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये किसने रखा खेत में? रामू ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, ये मैंने रखा है रामू, क्योंकि इससे मैं तुम्हारी जान लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ रैकेट घुमाती है, लेकिन रामू बच जाता है और भागने लगता है। लेकिन बेचारा रामू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। भला अपनी मौत से भी कोई भाग पाया है रामू आज तक? आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ रैकेट चलाती है। रामू उस रैकेट में फंसकर जलने लगता है और रैकेट के तार को जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से तार का टुकड़ा उसके हाथों में रह जाता है। अगली सुबह उसकी लाश गांव वालों को मिलती है। कम्मो भी वहां आ जाती है। हाय मेरा, हाय हाय, मर गई रे मेरे पति। इन्हें कहा था मैंने कि खेतों में मत जाओ। तभी दीनू की नजर रामू के जले हुए हाथ पर पड़ती है। उसके हाथों में तार के टुकड़ों को देखकर दीनू बोलता है, इसके हाथों में तो तार का टुकड़ा है, जैसे मच्छर मारने वाले रैकेट में होता है। इसका मतलब अपना पुत्तन शराबी सही कह रहा था। सरपंच भी डर के मारे सच बताने लगता है। सरपंच गांव वालों को पूरी मदद करने का भरोसा देता है। फिर गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार सरपंच रात में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल, मैं अब तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे रैकेट में अब कोई जान नहीं है। उससे इंसान तो क्या, मच्छर भी नहीं मरेगा। मेरे रैकेट में जान नहीं है? क्या बोल रहा है सरपंच? जा जरा उस रैकेट को छू कर तो देख, पता चल जाएगा मेरी ताकत का। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच जाकर रैकेट की बैटरी निकाल देता है। तेरे रैकेट में सचमुच कोई जान नहीं है चुड़ैल, क्योंकि मैंने इसकी बैटरी निकाल दी। अब कुछ नहीं हो सकता। सरपंच, वो बैटरी मुझे दे दे, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारूंगी तुझे। चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ दीनू और गांव वाले आ जाते हैं। दीनू के हाथों में त्रिशूल होता है। वो चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तूने गांव वालों को बिजली का करंट लगा कर मारा है। अब मैं तुझे इस दुनिया का सबसे तेज करंट देता हूँ। देखता हूँ तू झेल पाएगी या नहीं। ये ले। ऐसा कहकर दीनू चुड़ैल के सीने में त्रिशूल मार देता है और चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ठाकुर भानु प्रताप सिंह था, जो बहुत ही अमीर था। पूरा गांव ठाकुर की बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि वो गांव वालों के लिए मसीहा था। अगर मदद के लिए उसके पास कोई आता तो ठाकुर उसे अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता था। वो उसकी मदद जरूर करता था। एक दिन ठाकुर को शादी करने की इच्छा जागी। उसने पास के गांव लखरपुर की एक गरीब लड़की सलोनी से शादी कर ली।
ठाकुर जब जंगल के रास्ते से अपनी दुल्हन को मोटर गाड़ी में बैठा कर ला रहा था, तभी अचानक एक भेड़िए ने उन पर हमला बोल दिया। ठाकुर साहब, ये तो भेड़िया है, ये भेड़िया हमें खा जाएगा। मुझे अभी नहीं मरना है, बचा लीजिए मुझे। ठाकुराइन, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ये भेड़िया गाड़ी के बाहर है। हमारे ठाकुर साहब ने शेर, चीता और ना जाने कैसे कैसे खतरनाक जानवरों का शिकार किया है। ये भेड़िया तो उनके आगे मामूली सा जानवर है। अब बस करो हमारी तारीफ करना, हमें हमारी बंदूक पकड़ाओ। हम अभी बाहर जाकर इसका काम तमाम करके आते हैं। ठाकुर साहब, अपना ख्याल रखना। ठाकुर हाथ में बंदूक लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। भेड़िया ठाकुर को घूर घूर कर देख रहा था, तभी अचानक भेड़िया ठाकुर पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। भेड़िया उसके नजदीक आता उससे पहले ठाकुर भेड़िए पर गोली चलाता है, पर बंदूक तो खाली थी। ठाकुर भागता हुआ गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। ठाकुर रेल की पटरी पर भागा जा रहा था, तभी भेड़िया ठाकुर पर हमला बोल देता है और उसे काट खाता है। तभी अचानक सामने से ट्रेन आती है। ठाकुर तो एक तरफ हटकर अपनी जान बचा लेता है, पर वो भेड़िया ट्रेन के नीचे आने से मर जाता है। कुछ लोग ठाकुर को बेहोशी की हालत में उनकी हवेली छोड़ आते हैं। मेरे हाथ, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर साहब, आपको आराम की बहुत जरूरत है। आपको उस भेड़िए ने काफी चोट पहुंचाई है। मैंने घाव पर मलहम लगा दी है। कुछ ही दिनों में आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, पर अभी बिस्तर पर आराम कीजिए। वैद्य के जाते ही, कैसी अभागन हो तुम। नए घर में स्वागत होने की जगह तुम्हें यहाँ आते ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। कैसी बातें करते हो ठाकुर साहब। आप मेरे पति हैं और आपकी सेवा करना मेरा धर्म, इसलिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उसे पीने के बाद आप सो जाना। दूध पीने के बाद दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात के समय ठाकुर को कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वो नींद में ही मचलने लगता है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल उगाते हैं। आंखें खोलते ही आंखें लाल लाल और मुंह में नुकीले बड़े बड़े दांत। ठाकुर उठ खड़ा होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर ये बाल और नाखून इतने बड़े बड़े। तभी सलोनी की आंख खुल जाती है और ठाकुर को देख वो चीख पड़ती है। आह! बचाओ, बचाओ कोई! ठाकुर साहब कहाँ गए? अभी तो यही मेरे पास सोए थे। ठाकुर साहब, आप कहाँ हैं? मुझे बचाइए। चुप हो जाओ, कहीं कोई सुन ना ले। मैं ठाकुर हूँ और ये मुझे क्या हो गया है मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो भेड़िए हो, बिल्कुल वैसे जैसा मैंने जंगल में देखा था। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। जरूर तुमने मेरे पति को मार कर खाया है। सलोनी, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये देखो, मेरे गले में ये ताबीज, इसे देखने के बाद शायद तुम्हें विश्वास हो जाए। ठाकुर साहब, ये आपको क्या हो गया? आप भेड़िए कैसे बन गए? आप जरा रुकिए, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरे अंदर इंसानों को खाने की बहुत भूख लगी है। मुझे बस इंसानों का मांस चाहिए। उन्हें खाकर मुझे अपना पेट भरना है। उनका खून चाहिए मुझे। सलोनी, तुम मुझसे दूर हो जाओ, कहीं मैं तुम्हें न खा जाऊं। तभी भेड़िया सलोनी को धक्का देकर बाहर भाग जाता है। सलोनी उसका पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे जाती है। भेड़िया सीधा वहीं रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसे भेड़िए ने काटा था। स्टेशन पर भीड़ देख भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। इस जगह तो मुझे भरपूर इंसान मिलेंगे खाने को। तभी वहां भेड़िए को देख हाहाकार मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागो, भागो, सब भागो, भेड़िया आया है, भेड़िया। अगर सभी को अपनी जान बचानी है तो ट्रेन में छुप जाओ, जल्दी करो।
ट्रेन बस थोड़ी ही देर में चलने वाली है। तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। भेड़िया लोगों पर हमला बोल देता है। वो किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का सीना फाड़ कर खाने लगा। दूर खड़ी सलोनी चुपके से सब देख रही थी। ठाकुर साहब, मत कीजिए ये सब, ये गलत है। जिन इंसानों को आप मार कर खा रहे हैं वो आपके अपने हैं, उनको नुकसान नहीं, उनकी तो आप मदद किया करते थे। भगवान के लिए रुक जाओ। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें ना जाने क्या हो गया है। अगर गांव वालों की नजर में ठाकुर साहब भेड़िए बने दिख गए तो वो लोग इन्हें मार देंगे। सलोनी रोती हुई चुपचाप वहां से घर चली जाती है। सुबह होने से पहले भेड़िया भी अपने असली रूप में आकर घर पहुंचता है। उसके मुंह पर खून लगा था। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? आप तो इन लोगों के रक्षक थे, आप उनके भक्षक कैसे बन सकते हैं? आपने उन्हें मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है, ठाकुर साहब, ठाकुराइन, आप कहाँ हैं? जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है इस गांव के लोगों पर, जल्दी आइए बाहर। ठाकुर साहब, आप जल्दी अंदर जाकर ये कपड़े बदल लीजिए और अपने ऊपर लगा हुआ ये खून भी साफ कर लीजिए। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सलोनी बाहर जाती है और पूछती है, क्या हुआ? कैसा शोर मचा रखा है? आप लोगों को पता नहीं कि ये समय ठाकुर साहब के आराम का समय होता है? खैर कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं। वो वहाँ रेलवे स्टेशन पर लोगों की लाशें बिछी पड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला किया है, जो दिखने में बहुत बड़ा और खतरनाक था, बिल्कुल भेड़िया जैसा, और उसे यही अपनी हवेली के पास आते देखा है। इसीलिए हम सब हाथों में मशाल लिए यहाँ आए। आप और ठाकुर साहब ठीक तो है ना? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है शायद जंगल के रास्ते कोई जानवर आया होगा, उसने ही लोगों पर हमला किया। गांव के लोग चले जाते हैं, पर ठाकुर डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता। अगले दिन शाम ढलते ही ठाकुर के शरीर में फिर से बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। सलोनी, सलोनी, मुझे बचाओ। मेरा बदन बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है कि मैं फिर से भेड़िए के रूप में आ रहा हूँ। सलोनी फौरन ठाकुर को एक मजबूत रस्सी से बांध देती है। ठाकुर साहब, मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपको इन रस्सियों से आजाद करती हूँ। अगर आपने इस भेड़िए रूप में गांव पर हमला किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप भेड़िए हैं और वो लोग आपको मार देंगे। मैं अपने पति को मुसीबत में नहीं डाल सकती, इसलिए आप वहीं जाइए रेलवे स्टेशन पर। वहां लोगों को मार कर खाओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भेड़िया दौड़ता हुआ वहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और छुप जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है उसके अंदर से लोगों की भीड़ निकलना शुरू हो जाती है। बस फिर क्या था, भेड़िया लोगों पर टूट पड़ता है। लोगों में भगदड़ शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी भेड़िया उस आदमी को फाड़ कर खा जाता है और हमेशा की तरह वो अपना पेट भरने के बाद चुपचाप हवेली में चला जाता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जिन लोगों को भेड़िए के बारे में पता था उन लोगों ने स्टेशन पर जाना छोड़ दिया, पर नए लोगों का अभी भी वहां आना जाना था। एक दिन गांव का एक आदमी सतवीर भेड़िए को हवेली में घुसते और उसे भेड़िए से ठाकुर बनते देख लेता है। सतवीर भागता हुआ गांव पहुंचता है और सभी को ठाकुर के बारे में बताता है। गुस्से में सभी हाथ में मशाल लिए हवेली पहुंचते हैं। ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। ठाकुर सब बता देता है कि कैसे वो भेड़िया बना। तभी वो सबके सामने फिर से भेड़िए रूप में आ जाता है। ठाकुर को तभी अपने मंदिर में रखे त्रिशूल की याद आती है और वो तुरंत मंदिर में जाता है और त्रिशूल उठाकर अपने पेट में मार लेता है। ठाकुर सबसे माफी मांगते हुए दम तोड़ देता है। ठाकुर के मरने के बाद सलोनी सारी संपत्ति गांव के हवाले कर कहीं दूर चली जाती है।